हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले जो है वो चैप्टर 2 का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टेबल रह गया था। ये एक ऐसा टेबल है एनसीईआरटी में जहां पर हर एग्जाम में जो है वो सवाल आता ही आता है, बिकॉज ये टेबल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिगार्डिंग है किसके, हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के। यानी कि ये टेबल हमें ये दर्शाता है कि विटामिन और मिनरल्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट विटामिन और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो अगर हमारी बॉडी में अगर कम होते हैं तो उससे क्या क्या डेफिशिएंसी और क्या क्या डिसऑर्डर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। आप सभी को पता है कि विटामिन ए जो है वो स्किन यानी कि हमारी त्वचा एंड हमारे आईज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जब बॉडी में जब कम होता है तो हमें लॉस्ट ऑफ विजन यानी कि हल्का दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका सिम्टम्स आप कैसे पहचानेंगे, तो एक सबसे पहला होगा पुअर विजन यानी कि उतना प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको दिखेगा नहीं। लेकिन दूसरा क्या है, लॉस ऑफ कंप्लीट विजन इन द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में जो है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फिर उसके बाद सेकंड विटामिन की बात करेंगे तो ये है विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है थियामिन। ठीक है, अब ये बॉडी में जब कम होता है तो इससे जो है वो बेरी बेरी होता है। ठीक है, बेरी बेरी से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारे पास जो है वो एनर्जी नहीं बचता है किसी भी काम कोई भी वर्क करने के लिए उतना सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास नहीं होगा। फिर उसके बाद विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी का नाम है, साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से जो है वो हमें स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे यानी कि हमारे मसूड़े में ये जो टूथ जो होता है यहाँ से ये जो गम्स वगैरह जो ऐसे लगे हुए होते हैं यहाँ से जो है वो हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो वो ब्लीडिंग कम होगा और जो भी कोई चोट लगता है तो वाउंड जो भी होता है वो टाइम लगेगा हील होने में टाइम लगेगा, यानी कि जो जख्म होगा उसको सही होने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की जब कमी होगी बॉडी में तो उसे रिकेट्स होगा, जहां पर बोन बिकम सॉफ्ट, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही ईजी से जो है वो मुड़ जाएगा। इसलिए विटामिन डी को पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि हमें जो है वो सनलाइट यानी कि जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है कम से कम 30 मिनट जो है वो उसमें अपनी बॉडी को रखना चाहिए, जिससे जो है वो बॉडी में अगर विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल की कमी होगी तो वो उसके थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर हम लोग 5th नंबर पे बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ को जो है वो बोन और टीथ में जो हमें ज़्यादातर हड्डी में कैल्शियम देखने को मिलता है, टीथ में भी बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम होता है और बोन में भी कैल्शियम होता है। तो अगर कैल्शियम अगर बॉडी में कम होगा तो जो है वो हमें बोन और टीथ जो है वो डीके यानी कि खराब होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वीक बोन एंड टीथ, हमारे जो दांत है और जो हड्डी जो है वो वीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग 6 नंबर पे बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से बॉडी में जो है वो गॉइटर होता है, यानी कि ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है इसी को हम जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसको घेंगा कहते हैं। इसमें क्या होगा, ग्लैंड्स इन द नेक, हमारे नेक में जो है वो थायराइड ग्लैंड है, तो क्या होगा थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेलन हो जाएगा यानी कि सूख जाएगा और जो है वो ये थोड़ा सा मोटा टाइप का हो जाएगा। तो वो जो है वो ग्लैंड जो है वो स्वेलन दिखेगा। अब इससे होगा क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वो जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उसके अंदर जो है वो हमें मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 7th नंबर पे आयरन की। आयरन बॉडी में अगर कम होगा तो उससे एनीमिया होता है और एनीमिया जब होगा तो हमारे बॉडी में जो है वो वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया विटामिन और जो कुछ मिनरल्स हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो जब बॉडी में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उससे होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, जिसको PEM कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्शी वॉकर और दूसरा होता है मेरेस्मस। अगर कॉर्शी वॉकर की बात करते हैं तो वो 1 से लेकर 5 साल के बच्चे में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वही अगर हम मेरेस्मस की बात करते हैं तो ये जो है वो 1 साल से कम बच्चों में देखने के लिए मिलता है। तो ये कॉर्शी वॉकर जो है वो होता क्यों है, क्योंकि जो एट ए इनिशियल टाइम मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो है लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क, यानी कि जो है पाउडर वाले दूध से जो है वो मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो है वो चिल्ड्रन में जो यानी कि बच्चों में बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। इसके वजह से जो है वो कॉर्शी वॉकर और मेरेस्मस जो कि एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी की एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल पूछा जा सकता है FSSAI यानी कि फोर्टिफाइड फूड
एज पर FSSAI स्टैंडर्ड, यानी कि एक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसमें क्या होगा कि कोई भी फूड जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो जो फूड जो है वो FSSAI चेक करेगा, और अगर उस फूड के अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन अगर हमें मिलेंगे तब तो वो उस फूड को जो है वो सर्टिफाइड करके वेरीफाइड कर देगा। लेकिन अगर उस फूड में अगर कुछ भी न्यूट्रिएंट या कुछ भी मिनरल्स या कुछ भी किसी भी चीज़ की अगर कमी होगी तो ये उसको कहेगा कि एडिंग एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन इन द फूड, ताकि जो है जो भी लोग इसे कंज्यूम करें उनको जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हर एक कंपोनेंट जो है वो न्यूट्रिएंट का हो, चाहे वो मिनरल्स का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, वो प्रॉपर मिलना चाहिए। तो अब जो है वो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम जो है फाइबर टू फैब्रिक्स। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फाइबर टू फैब्रिक्स में हम ये समझेंगे कि धागे से जो है वो हम कताई और बुनाई करके किस तरीके से कपड़े को तैयार करते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस को यूज करके जो है वो एक फाइबर से यानी कि धागे से जो है वो एक पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आइए चैप्टर 3 को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का जो है वो नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। यानी कि यही मैं बता रहा था कि धागे से जो है वो पूरा कपड़ा किस तरीके से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर को जो है वो मैंने 5 पॉइंट पे तोड़ दिया है, सिर्फ आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं, फिर ये भी चैप्टर जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी कि वस्त्रों में जो है वो वैरायटी यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है वो कपड़े मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वुल, सिंथेटिक। यानी कि किसी भी दुकान पे आप जाएंगे कपड़ा खरीदने तो वो आपको क्वालिटी और वैरायटी बताता है, जिसमें आपको कॉटन रहेगा, सिल्क रहेगा, वुल रहेगा एंड सिंथेटिक रहेगा। तो ये सब जो है वो वैरायटी हो गए किसके, फैब्रिक्स के। अब बात करते हैं फैब्रिक्स। फैब्रिक्स जो है वो थ्रेड से बनता है, यानी कि जब आप किसी भी कपड़े को आप अपने हाथ से जो है वो खोलेंगे तो उससे जो है वो एक फाइबर निकलेगा, यानी कि वही फाइबर, और उस फाइबर को वापस से जब आप उसको जब अनरोटेट करेंगे तो वहां से आपको एक पतले पतले तागे मिलेंगे, यानी कि यार्न्स मिलेंगे। तो वही जो है वो ये वाले पॉइंट में जो है वो बताया गया है। फिर हम बात करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, थिन स्ट्रैंड मेड अप ऑफ थिनर स्ट्रैंड, यानी कि वो पतले धागे जो और पतलो धागे से बने हुए हैं उसी को जो है वो हम फाइबर यानी कि फैब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स की बात करते हैं तो फैब्रिक्स में मैंने जैसे बताया था, फैब्रिक्स में कॉटन हो गया, ज्यूट हो गया, और फिर सिल्क और वुल। यानी कि इसमें जो कॉटन और जूट जो है ये एग्जाम्पल है प्लांट के, यानी कि ये कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और जो सिल्क और वुल है वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल की स्किन से जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कपड़े जो हमें कहाँ से, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर। तो अगर नेचुरल फाइबर है तो ठीक इसी का अपोजिट बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लिष्ट फाइबर मेड बाय द केमिकल, यानी कि ये ऐसे वस्त्र जो कपड़े जो है वो केमिकल से बनाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल में जो है वो हम देख रहे हैं पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया एंड एक्राइलिक हो गया। ठीक है, फिर अब वैसे जो प्लांट जो हमें जो फाइबर जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसका प्रोसेस कैसा है, जैसे दो हम लोग को मिलते हैं, एक होता है कॉटन और एक जूट यानी कि पटसन। तो उसका प्रोसेस क्या है, वो हमें कैसे मिलते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ता है, वो आइए यहाँ समझते हैं। क्या बोल रहा है, कॉटन। कॉटन क्या है, ग्रोन इन द फील्ड, यानी कि कॉटन की जो है वो खेती होती है। अब कॉटन की खेती किस तरीके से होती है, तो वो होती है ब्लैक सॉइल में, यानी कि काली मिट्टी में। और जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होना चाहिए वो हल्का वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, तब जाकर जो है वो कॉटन की खेती बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कॉटन की खेती होती है, जो कॉटन का जो फ्रूट जो हमें मिलता है जिसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, वो क्या साइज के लेमन ऑफ साइज, यानी कि जो नींबू के आकार का होता है, तो उसे जो है वो वहाँ से तोड़कर, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसे वहाँ से तोड़कर जो है वो उसकी गिनिंग की जाती है। गिनिंग यानी कि ओटना, यानी कि उस जो इतना जो लेमन टाइप का होता है उसको हल्का हल्का ऐसे गीधा जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, राइट। तो उस तरीके से जो है वो हमें कॉटन मिलता है। फिर कॉटन से जो है वो कपड़ा किस तरीके से बनेगा वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिर जूट की। जूट यानी कि पटसन। ये क्या है, ये जूट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट की, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। ये याद रखेंगे, ये कहाँ से मिलता है, तो ये उसके फ्रूट से मिलता है, लेकिन जूट जो है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। और ये कब पाया जाता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि बरसात मौसम में जो है वो जूट की जो है वो अच्छी खासी खेती की जाती है। अब मेनली ग्रोन इन, ये कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं,
हैं तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी खेती होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग जूट स्टेम को जो है वो वाटर में रखा जाता है, यानी कि जैसे कि उसका स्टेम को काट के उसको वाटर में रखेंगे और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग, फिर उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें जूट मिलता है और जूट जो है उसका तागे बनाए जाते हैं, यानी कि फिर इससे आगे जो है इसी से जो है वो आगे फैब्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे थे कॉटन के बारे में। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि तागे, जिसको तागे से बनाएंगे फाइबर्स, फिर फाइबर को स्पिनिंग करेंगे। एक दो डिवाइस यूज होती है, एक तो टकली, यानी कि ये टकली इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का होता है। ठीक है, और ये चरखा जो आप सब भली भांति परिचित होंगे इस चरखे से, ये क्या है, पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है वो जो है चरखा को जो है वो पॉपुलराइज्ड किया था। ये हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट साबित हुआ था और ये खादी और ऊन के कपड़ों के लिए, जो कि इंपोर्टेड किया जाता है ब्रिटेन के मिल से, उसे और खादी को जो है वो प्रमोट करने के लिए 1956 में KVIC जो है वो एक संगठन को तैयार किया गया था, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को गांधी जी के द्वारा जो है वो ये बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, वीवी को कहते हैं बंधाई। अब ये कैसे होता है, टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर लाइक सेम पेपर स्ट्रिप, यानी कि देखिए कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसे पेपर के स्ट्रिप हो गए, इस तरीके से, इसको वीविंग कहते हैं। तो वीविंग का मतलब हम लोग ने समझ लिया कि टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर सम पेपर स्ट्रिप, यानी कि पेपर के स्ट्रिप के साथ बस उसको ऐसा करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम नीटिंग बात करते हैं, उसके बाद बुनने का काम होता है। आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। यही वो दो प्रोसेस है जिसको यूज करके जो है वो हम डिफरेंट तरीके के फाइबर्स को जो है वो बनाते हैं। यानी कि हमने इसमें चैप्टर में क्या समझ लिया, ये लास्ट पॉइंट है जहां से आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर का सार जो है वो इसी पॉइंट पे है, यानी कि जो कॉटन्स के बॉल मिलेंगे, यानी कि जूट के जो तागे मिलेंगे, उसका जो है वो हम गिनिंग करेंगे, यानी कि उसको ओटने का काम करेंगे। ओटने के बाद हमें फाइबर मिल जाएगा, फिर फाइबर की हम स्पाइनिंग करेंगे और उसके बाद हमें यान मिलेगा, यानी कि तागे। फिर तागे की जो है वो बुनाई होगी और बंधाई होगी, यानी कि निटिंग और वीविंग होगा, जिससे जो है वो लास्ट में हमें फाइबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी लेक्चर और ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।